हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारे पास इंटरफेसिंग है। इंटरफेसिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिएगा। इंटरफेसिंग का मतलब ये है कि हमने बोला था कि आपके पास जो माइक्रो प्रोसेसर है ना, वो क्या करता है, खुद के प्रोग्राम को तो परफॉर्म करता ही है, साथ ही साथ अपने रिजल्ट को एक्सटर्नल मेमोरी में स्टोर करता है या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के प्रोग्राम को भी परफॉर्म करता है। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है कि माइक्रो प्रोसेसर को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से भी कनेक्ट करने की ज़रूरत है और मेमोरी से भी कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ये जो मेमोरी है ये हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल मेमोरी होता है। ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मेमोरी को माइक्रो प्रोसेसर से कैसे कनेक्ट किया जाए और इनपुट आउटपुट डिवाइस को माइक्रो प्रोसेसर से कैसे कनेक्ट किया जाए। जैसे आप देखते हो ना कि आप अपने मोबाइल का छोटा सा मेमोरी कार्ड आता है, तो उसमें इस तरह से आगे कुछ जैसे आप देखते होंगे मेमोरी कार्ड इस तरह से होता है और कुछ इस तरह से पिन्स बनी हुई होती है छोटी छोटी कॉपर की। तो वो क्या होता है, हमारे पास इजीली सिलेक्शन करवाता है या इंटरफेसिंग सर्किट होता है जो माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी को आपस में कनेक्ट करता है। तो हमारे मोबाइल का भी जो क्या होगा, प्रोसेसर होगा, जैसे आपने सुना होगा क्वाड कोर या फिर ऑक्टा प्रोसेसर, इस तरह से आजकल प्रोसेसर आ रहे हैं। वो ये जो प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर को हमें मेमोरी कार्ड से कनेक्ट करना है। तो मेमोरी कार्ड से कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एक लॉजिक सर्किट को डिज़ाइन करना पड़ेगा या इंटरफेसिंग सर्किट को कनेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिंपल वायर जोड़ दो तो प्रोसेसर और मेमोरी कार्ड आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बीच में क्या होगा, प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में एक इंटरफेसिंग सर्किट होगा। तो इंटरफेसिंग का मतलब दो डिवाइसेस को आपस में जोड़ना एक सर्किट के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट क्या है कि इस यूनिट में एक लॉजिक सर्किट और प्रोग्राम इस तरह से डिजाइन किया जा सके कि माइक्रो प्रोसेसर जो है मेमोरी के साथ भी कम्युनिकेट कर सके और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ भी कम्युनिकेट कर सके। तो अब हमें हमारा टारगेट क्या है कि हमें एक ऐसा सर्किट क्या बनाया जाए जिससे कि कम्युनिकेशन बीच में स्टार्ट हो जाएगी। उस सर्किट को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेसिंग सर्किट। ये इंटरफेसिंग सर्किट दो टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू कनेक्शन। यहाँ पर अगर माइक्रो प्रोसेसर को इनपुट आउटपुट डिवाइस से कनेक्ट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं IO इंटरफेसिंग। क्या बोलते हैं, IO इंटरफेसिंग। और मेमोरी को इससे कनेक्ट करते हो तो हम क्या बोलते हैं, मेमोरी इंटरफेसिंग। तो हमें दो टाइप के इंटरफेसिंग सर्किट डिज़ाइन करने हैं, इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग सर्किट और मेमोरी इंटरफेसिंग सर्किट, सो दैट हमारे पास इनके बीच में कम्युनिकेशन हो सके। तो ये इंट्रोडक्शन है, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे मेमोरी इंटरफेसिंग के बारे में बात करेंगे। मेमोरी को कैसे आप माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। वो बात तो ठीक है कि आप मेमोरी को इसके साथ जोड़ दो, लेकिन ये तो बताओ मेमोरी होती क्या है, उसको कैसे बनाते हैं, कितने टाइप की होती है। तो पहले इन जनरल हम क्या डिस्कस कर लेते हैं कि मेमोरी भाई साहब क्या होती है, रैम रोम, उनके बारे में बात कर देते हैं। स्टैटिक, डायनेमिक, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, CD, DVD सब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फ्लैश मेमोरी, कैश मेमोरी, जितनी भी है सारी मेमोरी डिस्कस कर लेते हैं, बेसिक डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरफेसिंग सर्किट डिज़ाइन करेंगे कि मेमोरी को माइक्रो प्रोसेसर के साथ कैसे इंटरफेस किया जाता है। उसके लिए 2-3 स्टेप्स होते हैं, उनको हम परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए हम डिफाइन करते हैं मेमोरी खुद कितने टाइप की होती है। थोड़ा बैक में जाते हैं और मेमोरी को पूरा डिटेल से डिस्कस करते हैं। मेमोरी एक चार्ट बना दीजिएगा। मेमोरी मेनली दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, प्राइम मेमोरी, मेन मेमोरी भी बोलते हैं इसको। दूसरी होगी, एक प्राइम है तो दूसरी सेकेंडरी होगी, सेकेंडरी मेमोरी। दो टाइप की मेमोरी होती है। इंटरनल जो मेमोरी होती है उसको प्राइम मेमोरी बोलते हैं और एक्सटर्नल जो अपन कनेक्ट करते हैं ना वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। जैसे आप देखते होंगे CD, DVD ये सब जो फ्लॉपी डिस्क है, ये सारा जो है एक्सटर्नल या सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, तो अब देखो ज़रा प्लीज़, प्राइम मेमोरी में हमारे पास क्या होता है, दो टाइप का होता है, रैम एंड रोम। रैम भी दो टाइप का होता है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। ठीक है, दो टाइप के हो गए। रोम हमारे पास
परमानेंट एंड सेमी परमानेंट, दो टाइप का होता है, परमानेंट एंड सेमी परमानेंट, दो टाइप का होगा। परमानेंट वाला भी दो टाइप का है हमारे पास, पी रोम प्रोग्रामेबल रोम या मास्क्ड रोम। कौन सा रोम? मास्क्ड रोम, दूसरा पी रोम प्रोग्रामेबल रोम, दो टाइप का, ठीक है। सेमी परमानेंट में ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। इनको हम सारी मेमोरीज को हम डिस्कस करेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं, अभी केवल नामकरण कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी जो है वो कौन कौन सी होती है? एक्सटर्नल, हम पुराने ज़माने में क्या कनेक्ट करते थे? फ्लॉपी डिस्क कनेक्ट करते थे, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, चार्ज कपल डिवाइस, सीसीडी। क्या होता है? चार्ज कपल डिवाइस, सीडी, डीवीडी, ये सारे जो है एक्सटर्नल या सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास रहती है। तो जनरली हमें जो डिस्कस करना है वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, वो यहाँ से बनता है कि स्टैटिक रैम कैसा होता है, डायनेमिक रैम कैसा होता है, इन दोनों में स्पीड फास्ट किसकी होती है, मास्क रोम में क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, प्रोग्रामेबल रोम में क्या एडवांटेज हो जाते हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम में और क्या एडवांटेज होंगे, डबल ईपी रोम में और क्या एडवांटेज होंगे, और साथ ही साथ तीसरी है हमारे पास फ्लैश मेमोरी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेनली हमें इन मेमोरीज को हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो हेडिंग लगा दीजिएगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्राइम मेमोरी में रैम, ठीक है। रैम हमारे पास दो टाइप की हो गई, स्टैटिक और डायनेमिक रैम। तो रैम के बारे में हेडिंग लगाइएगा प्लीज, रैम। रैम के बारे में लिखिए। रैम क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको आप रीड राइट मेमोरी भी बोल सकते हो, रीड राइट मेमोरी, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं सीधे, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको? आप वोलेटाइल मेमोरी भी बोल सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वोलेटाइल मेमोरी का क्या मतलब होता है? वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थाई, कुछ भी चीज़ जो फिक्स नहीं हो, वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन ये आता है कि इसको वोलेटाइल मेमोरी क्यों बोला जाता है, ठीक है। जैसे हमारे पास किसी भी प्रोसेसर में इंटरनली जो हमारे पास मेमोरी काम करती है वो रैम होती है, ठीक है। आप ऐसे नहीं बोलते कि अब हम ये मोबाइल खरीदे, ये 2 GB रैम का है, ये 4 GB रैम का है। जितने ज़्यादा रैम का होगा उतना उसका प्रोसेस क्या होगा? फास्ट होगा। अगर कम GB का रैम है, 1 GB रैम के भी मोबाइल आते थे, है ना, तो कम GB का रैम है तो वो क्या हो जाता था? हैंग हो जाता था, जल्दी हैंग होता है, उसमें दिक्कत होती है। तो क्योंकि उसके प्रोसेसर की मेमोरी क्या है? बहुत कम है, ठीक है। तो हम ये सीख रहे हैं कि मेमोरी रियलिटी में बनाते कैसे हैं। 1 GB का 16 GB का मेमोरी कार्ड, ये बनाते कैसे हैं? इनको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं, और कैसे काम करती है। तो हमारे पास ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब ये है कि लाइट गई, आपका सारा डेटा जो है वो क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा, अगर आपने उसको सेव नहीं किया है ढंग से। मतलब कुल मिला के बात यह है कि वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डेटा जो है वो परमानेंट नहीं होता। इट विल गेट लॉस्ट इफ़ सप्लाई इज़ रिमूव्ड। सप्लाई को अगर हटा देते हो तो आपका डेटा लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें लिख दीजिएगा रैम में, रैम का क्या मतलब होता है। आप 3 पॉइंट ये भी लिख सकते हो वीडियो पॉज करके, फिर लिखिए। इट इज़ कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी because when supply is removed its data get lost, its data get lost। ठीक है, ये जो है ये 2 टाइप की होती है और मेनली क्वेश्चन उसी से बनता है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया
कि वॉलेटाइल मेमोरी होती है, वॉलेटाइल कौन सी होती है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा आपका वो इनके डिफरेंस से बनेगा। दो टाइप की है, कौन कौन सी, स्टैटिक रैम और दूसरी है डायनेमिक रैम। देखो सबसे पहला पॉइंट सुनिए जरा प्लीज। इसमें डेटा जो स्टोर किया जाता है ना, वो डेटा स्टोर कैसे किया जाता है, 1-0 की फॉर्म में। 1-0-1-0-1-0 मशीन लैंग्वेज में तो ऐसे स्टोर कर दिया जाएगा। 1-0-1-0 का मतलब क्या है, कैसे डेटा स्टोर करोगे, तो उसके लिए हम जो है ट्रांजिस्टर का यूज़ किया कर सकते हैं, FET का यूज़ कर सकते हैं। इन सभी जो हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं उनका यूज़ करके हम 1-0-1-0 की फॉर्म में डेटा स्टोर कर सकते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, सबसे पहले ट्रांजिस्टर होते हैं। ट्रांजिस्टर्स की मदद से हम क्या बनाते हैं, लॉजिक गेट्स। क्या बनाते हैं, लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स की मदद से हम क्या बनाते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप्स की मदद से हम क्या बनाते हैं, रजिस्टर्स। और रजिस्टर के कॉम्बिनेशन से हम क्या बनाते हैं, मेमोरी। अब आप सोच लो, इतनी सी मेमोरी, उसको हमने कैसे बनाया। कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गई है कि इतनी सी मेमोरी में बहुत सारे ट्रांजिस्टर भी इनबिल्ट होंगे। आईसी फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी आजकल तो यूज़ करते हैं चिप्स वगैरह बनाने में, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसमें क्या होता है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर की मदद से पहले लॉजिक गेट्स बनाया, लॉजिक गेट्स की मदद से आपने फ्लिप फ्लॉप्स बनाए, और बहुत सारी फ्लिप फ्लॉप की मदद से आपने रजिस्टर्स बनाया, और बहुत सारे रजिस्टर की मदद से आपने क्या बनाया, मेमोरी बनाया। और मेमोरी भी अगर छोटी है तो बहुत सारी मेमोरी की मदद से बहुत बड़ी साइज़ की मेमोरी आपने बनाई। तो मेमोरी बनाना कोई आसान बात नहीं है। कहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, ट्रांजिस्टर से। आपने बहुत सारे लॉजिक गेट्स, बहुत सारे ट्रांजिस्टर से एक लॉजिक गेट बनाया, एक बहुत सारे लॉजिक गेट से एक फ्लिप फ्लॉप बनाया, बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप से एक रजिस्टर बनाया, और बहुत सारे रजिस्टर से एक मेमोरी बनाई। ये प्रोसेस है। तो आप देख लो कि कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है कि इतनी सी छोटी सी मेमोरी में इतनी सारी डिवाइसेस को आप आराम से कनेक्ट कर लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास है स्टैटिक रैम में, डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। और यहाँ पे जो होता है, डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। क्या होता है, चार्ज। चार्ज की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि बहुत मेमोरी बनाने के लिए मेमोरी सेल्स की ज़रूरत होती है, छोटी छोटी मेमोरी सेल्स, और छोटी छोटी मेमोरी सेल्स मिलके क्या बनाती है, मेमोरी बनाती है। ये कहानी थोड़ी और बड़ी हो गई। तो हर एक मेमोरी सेल को डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे 6 ट्रांजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है। ईच मेमोरी सेल रिक्वायर्स 6 ट्रांजिस्टर। और यहाँ पे बढ़िया है, एक ही ट्रांजिस्टर से काम हो जाएगा। ईच मेमोरी सेल रिक्वायर 1 ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर या FET आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये नोट डाल के अलग से लिख दीजिएगा कि कैसे मेमोरी बनती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वीडियो पॉज करके ये पूरा लिखना, फिर उसके बाद ये डिफरेंस लिखना। ठीक है। अब देखो ज़रा प्लीज़, एक बात बताओ, एक मेमोरी सेल के लिए यहाँ 6 ट्रांजिस्टर चाहिए और वहाँ 1 ट्रांजिस्टर चाहिए। तो अगर दोनों का एरिया बराबर है, ठीक है, दोनों का एरिया बराबर है, तो हमें ज़्यादा मेमोरी कितनी आसान से कहाँ बनेगी, कम ट्रांजिस्टर वाले में। यहाँ पे तो आपके पास ज़्यादा ट्रांजिस्टर चाहिए। इसका मतलब इसका जो डेंसिटी है वेरी लो होता है, लो डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। आप छोटे से एरिया में यहाँ पे कितने ट्रांजिस्टर लगा, कितने मेमोरी सेल बना सकते हो। सेम एरिया में यहाँ पे ज़्यादा मेमोरी सेल बन सकते हैं, तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। साथ ही साथ आप समझो कि यहाँ ज़्यादा ट्रांजिस्टर तो कॉस्ट भी क्या होगी, हाई होगी। यहाँ पे कम ट्रांजिस्टर, कॉस्ट कम होगी।
ठीक है। पांचवा है हमारे पास भाई साहब कॉस्ट कम होगी, ज़्यादा ट्रांजिस्टर चाहिए, पावर कंजप्शन भी हाई होगा। जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर होंगे उतना ज़्यादा पावर कंजप्शन हाई। यहाँ पे पावर कंजप्शन लो, पावर कंजप्शन लो, ठीक है। यहाँ पे पावर कंजप्शन लो होता है। और यहाँ पे देखो हमारे पास अब जो 6th पॉइंट आने वाला है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि क्यों हो रहा है। अब होता क्या है, यहाँ से हम इन दोनों को कंपैरिजन करें ना, सबसे बढ़िया कौन सा लग रहा है, डायनेमिक रैम लग रहा है। लेकिन फिर भी हम किसको यूज़ करेंगे, स्टैटिक रैम को ज़्यादा यूज़ करेंगे। वाई? ऐसा क्यों होता है कि भाई साहब 6 ट्रांजिस्टर है, लो डेंसिटी है, कॉस्ट भी ज़्यादा है, पावर कंजप्शन भी ज़्यादा है। वहाँ पावर कंजप्शन कम है, कॉस्ट कम है, डेंसिटी हाई है, एक ट्रांजिस्टर चाहिए। बढ़िया बात है कि नहीं बात है? यहाँ तो सारे एडवांटेज नजर आ रहे हैं, फिर भी स्टैटिक रैम को यूज़ करते हैं। पता नहीं क्या कारण है। कारण भाई साहब ऐसा है कि यहाँ जो हमारे पास डेटा स्टोर होता है ना, चार्ज की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और अगर चार्ज लीक हो गया मतलब डेटा लीक हो गया, इस तरह से डेटा को क्या हो रहा है, लॉस्ट हो रहा है। तो हमें बार बार क्या करना पड़ता है, मेमोरी को रिफ्रेश करना पड़ता है, डेटा को वापस रिफ्रेश करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, मेमोरी को वापस रिफ्रेश करते जाओगे तो उस रिफ्रेशिंग प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्पीड क्या होती है, स्लो हो जाती है। और यहाँ पे तो भाई साहब वोल्टेज की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो वोल्टेज तो हमारे पास डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, चार्ज लीक हो जाएगा, सही बात है। तो यहाँ पर जो है स्पीड जो है फास्ट होती है। इसी कारण स्टैटिक मेमोरी को, स्टैटिक रैम को जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं, किसके कंपेयर में, डायनेमिक रैम के कंपेयर में। स्टैटिक मतलब एक बार जो आपने स्टोर कर दिया है आपने, उसमें लीक कुछ नहीं होगा, यहाँ पे चार्ज की वजह से लीक हो जाएगा। डायनेमिक मतलब चेंज होने वाला, ठीक है। तो इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, उसकी वजह से यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाता है, और यहाँ पे हमें क्या लगता है, कम टाइम लगता है, भले ही यहाँ पर ज़्यादा ट्रांजिस्टर हो। और 5 पॉइंट तक तो ऐसा ही लग रहा था कि डायनेमिक रैम ही हम यूज़ करेंगे, लेकिन रियलिटी में कौन सा रैम यूज़ करोगे, स्टैटिक रैम, बिकॉज स्टैटिक रैम की क्या है, स्पीड फास्ट होती है। और आजकल तो भाई साहब स्पीड का ही ज़माना है। अगर आप फ़ोन के बटन पे क्लिक करते हो और हो सकता है फ़ोन वाला बटन जो है वो डायल करे 20 सेकंड बाद, तो आपको कैसा लगेगा कि यार ये खटाला फ़ोन है, क्या फ़ोन है, इस चल ही नहीं रहा है। कुल मिला के बात ये है कि इसकी स्पीड जो है बहुत कम है। तो यहाँ पर हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा डिवाइस बनाया जाए जिसका स्पीड क्या हो, फास्ट से फास्ट हो, ठीक है। डिजिटल डिवाइसेस के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस के बारे में आजकल जो डिमांड है वो सबसे ज़्यादा है स्पीड की। हाँ, कॉस्ट अच्छी हो, कम हो तो और भी अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। कुल मिला के बात ये, लिखिए ज़रा प्लीज़, वीडियो पॉज करके ये सारे पॉइंट लिख दीजिएगा, उसके बाद लास्ट में लिखिए हम जो बोल रहे हैं, लिखिएगा डायनेमिक रैम स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, that's why charge get easily leak and therefore there is need of refreshing the memory in dynamic RAM and this process in dynamic RAM takes longer time compared to static RAM storage, compared to static RAM storage. That's why for faster speed static RAM is preferred. ठीक है, ये हो गया भाई साहब कंपैरिजन। अब बात करेंगे रोम के बारे में, ठीक है, रैम हो गया। नेक्स्ट लिखिए रोम।
रोम क्या होगा फुल फॉर्म? रीड ओनली मेमोरी। रैम क्या करता था? रीड और राइट दोनों करता था। रीड ओनली मेमोरी। इसको नॉट वोलेटाइल बोलते हैं। नॉट वोलेटाइल मतलब स्थायी, मतलब लाइट भली चली जाए, सप्लाई भली चली जाए, लेकिन जो होगा हमारे डेटा जो होगा वो स्टोर रहेगा, वो लॉस्ट नहीं होगा। तो लिख दीजिएगा इन रोम, इन केस ऑफ रोम when supply is removed, data not get lost, so it is not volatile memory, not volatile। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसका कौन सा टाइप था? परमानेंट और सेमी परमानेंट। परमानेंट वाले में दो टाइप थी, ठीक है। कौन कौन सी थी? एक तो थी मास्क्ड रोम, उसके बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहले। और दूसरी कौन सी थी? प्रोग्रामेबल रोम, प्रोग्रामेबल रोम, पी रोम, ठीक है, ये थी। तो यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे मास्क्ड रोम क्या होता है। इसमें पहला पॉइंट ये है कि इसको बनाने के लिए मास्किंग एंड मेटलाइजेशन प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। क्या होती है उसके लिए हमें इसमें ज़्यादा डिटेल से जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें इतना पता होना चाहिए कि मास्किंग एंड मेटलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू इसको बनाया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि डायोड और ट्रांजिस्टर को हम कंसिडर करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। तो इसमें आप ऐसा लिख सकते हो कि सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, इफ़ ट्रांजिस्टर इज प्रेजेंट then it indicates 1, it indicates 1, एक शो करता है, ठीक है हमें। और अगर ट्रांजिस्टर जो है एब्सेंट होता है तो ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स 0। तो 1 0 की फॉर्म में हम डेटा को स्टोर कर देते हैं। ट्रांजिस्टर प्रेजेंट है 1, ट्रांजिस्टर एब्सेंट है 0, ठीक है। अब इसमें बात ये होती है कि ये जो मेमोरी है ना, ये परमानेंट मेमोरी है। परमानेंट का मतलब ये है कि आपने इसमें एक बार आपने जो डेटा स्टोर कर दिया उसको रिमूव नहीं कर सकते। जैसे क्या होता है पेन ड्राइव में, आप आराम से क्या होता है, पेन ड्राइव होती है या दूसरी जो मेमोरी होती है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि डेटा आपने स्टोर कर लिया, काम में ले लिया, यूज ले लिया, फिर उसको आप डिलीट कर सकते हो, फिर नया डेटा आप उसमें इरेज करके नया डेटा भी डाल सकते हो। तो मेमोरी को आप रीयूज़ कर सकते हो बहुत बार, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपने डेटा डाल दिया एक बार, वो फिक्स ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। इट इज डेटा इज परमानेंट, नॉट चेंज, नॉट इरेज्ड। इरेज किया ही नहीं जा सकता। इरेज का मतलब चेंज या हटाया नहीं जा सकता। कुल मिला के बात ये है कि हमारे पास ये परमानेंट रहता है डेटा, तो यहाँ पर हमारे पास ये इकोनॉमिकल नहीं होती है, ठीक है। फिर दूसरा हमें डेटा स्टोर करना है, फिर नई आप प्रोग्राम मास्क रोम लेके आओ, तो उससे काम नहीं चलेगा। कुल मिला के ये इकोनॉमिकल नहीं। ये इकोनॉमिकल तब होती है जब लार्ज प्रोडक्शन किया जाए इसका अलग से, ठीक है, तब ये इकोनॉमिकल रहती है। तो लास्ट पॉइंट लिख दीजिएगा प्लीज़। लास्ट पॉइंट क्या है? It is not economical, it is not economical if it is produced at large quantity then it is economical, then इट इज इकोनॉमिकल, ठीक है। आगे लिखिएगा, सेकंड हमारे पास क्या था, हेडिंग लगा दीजिएगा पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम। पी रोम परमानेंट में है। इसमें क्या होता है, इसमें जो मेमोरी एरे बनाते हैं ना, मेमोरी एरे के लिए क्या होता है, डायोड या ट्रांजिस्टर होता है। डायोड या ट्रांजिस्टर, ये तो पहले वाले पार्ट में भी था,
विद नाइक्रोम फ्यूजेस। इसमें एक्स्ट्रा बात क्या होती है, ये जो अवेलेबल रहता है विद नाइक्रोम फ्यूजेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डेटा कैसे स्टोर किया जाता है। पहला पॉइंट ये लिख दीजिएगा, इसमें लिखिए इन दिस रोम, थियोरेटिकल है थोड़ा इसलिए लिखते जाएगा, इन दिस रोम मेमोरी एरे कंटेन्स डायोड और ट्रांजिस्टर विद नाइक्रोम फ्यूजेस, विद नाइक्रोम फ्यूजेस। तो डेटा कैसे स्टोर होगा, इसमें लिखो इफ फ्यूज इज प्रेजेंट, अगर फ्यूज प्रेजेंट है तो इसका मतलब यह 1 शो कर रहा है। ठीक है, और फ्यूज जो है अगर ब्लोन आउट हो जाता है, फ्यूज इज ब्लोन आउट मतलब ऑफ हो जाता है, हट जाता है, तो इट इंडिकेट्स 0। लिख दीजिएगा इफ फ्यूज इज प्रेजेंट then it indicates 1 and if fuse is blown out then it indicates 0। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इट इज अगेन परमानेंट रोम। इसको एक बार आपने स्टोर कर लिया, डेटा हटा नहीं सकते, तो इसको डेटा को स्टोर करने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं, बर्निंग प्रोसेस। आपने सुना होगा, इसको बर्न करना पड़ेगा, मतलब डेटा स्टोर करने के लिए इसके लिए जो प्रोसेस लगाई जाती है बर्निंग प्रोसेस कहते हैं। तो लिख दीजिएगा टू स्टोर द डेटा, हियर बर्निंग प्रोसेस इज यूज्ड। दिस डेटा वंस स्टोर्ड, मतलब एक बार स्टोर कर दिया जाता है, रिमूव नहीं किया जा सकता। वंस स्टोर्ड इट कांट बी रिमूव्ड। ठीक है, अब देखते हैं सेमी परमानेंट रोम। सेमी परमानेंट रोम मतलब जिसके डेटा को हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, स्टोर कर सकते हैं और साथ ही साथ रिमूव भी कर सकते हैं। कौन कौन सी मेमोरी है इसके लिए सेमी परमानेंट में, सेकंड सेमी परमानेंट रोम, कौन कौन सी है, फर्स्ट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ई फॉर इरेजेबल है ना, मतलब हटाया जा सकता है, प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, EEP रोम, प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। ठीक है, और तीसरी मेमोरी हमारे पास फ्लैश मेमोरी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिख दीजिएगा सबसे पहले EP रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, मैं देखिए जरा प्लीज। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया था परमानेंट रोम के बारे में डिस्कस किया था, उसमें हमने बोला था कि डेटा जो हमने स्टोर किया है वो परमानेंटली स्टोर हो गया, आप उसको इरेज नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे आपके पास प्रोग्रामेबल डेटा है, ठीक है, 1010 के फॉर्म में स्टोर कर लोगे, लेकिन उसको इरेज किया जा सकता है। इरेज करने के लिए आपके पास क्या होता है, एक EPROM इरेजर होता है। अब EPROM इरेजर क्या होता है, EPROM इरेजर में कुछ नहीं होता है, जैसे कोई एक मेमोरी चिप है, ठीक है, ये मेमोरी चिप है, इसमें एक विंडो क्रिएट की जाती है, उस विंडो के ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेज को अप्लाई किया जाता है, अल्ट्रा वायलेट रेज को यहाँ पुट किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो एंटायर चिप है ये क्या हो जाती है, इरेज हो जाती है। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, इसमें दिक्कत ये आती है कि हमारे पास जो है इरेजिंग प्रोसेस में लगभग ये जो प्रोसेस है 15 से 20 मिनट लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आजकल तो आप देखते होंगे कंप्यूटर में कोई भी फोल्डर डिलीट करना हो, सिंपली डिलीट बटन पे दबाया क्लिक और फटाफट डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो प्रोसेसर बहुत फास्ट हो चुके हैं आजकल, लेकिन पुराने ज़माने में जब ये हमारे पास मेमोरी यूज़ की जाती थी रोम के रूप में, तो वहाँ पे 15 से 20 मिनट लग जाते थे डेटा को इरेज होने में। तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ठीक है, ये दिक्कत आ रही है यहाँ पर। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, कॉलेज एक्सपेरिमेंट के पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें लिख दीजिएगा सबसे पहले फर्स्ट है हमारे पास EPROM, इसमें लिखिए in this memory
there is a EEPROM eraser. There is a EEPROM eraser in which a window is created in the memory chip where ultraviolet rays is applied it will remove or erase all the data of memory chip. पूरा डेटा एंटायर जितना भी, ऐसा नहीं कि सेलेक्ट करके आप कोई एक फोल्डर डिलीट कर सकते हो, डिलीट होगा तो पूरा डेटा ही डिलीट होगा, ठीक है, ध्यान रखना. ऑल द डेटा ऑफ चिप इज इरेज्ड. It can be used for the college experiment and laboratory purpose. It can be used for college experiment and laboratory purpose. Next point, the erasing process takes longer time, about 15 to 20 minutes. About 15 to 20 minutes. नेक्स्ट है, नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम. इसमें क्या होता है? इसमें भी बात तो वही है कि बस यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज मत भेजो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेज दो. एक तो फायदा ये है कि अल्ट्रावायलेट रेज की जगह आप क्या भेज रहे हो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेज के आप क्या कर रहे हो, डेटा को इरेज कर रहे हो. दूसरा फायदा क्या है इसका? दूसरा फायदा है कि पूरी चिप को आप जरूरी नहीं कि इरेज करो, आपको कोई छोटा सा सेक्टर लेवल पे भी इरेज करना है तो भी यहाँ पर इरेज हो जाएगा. तो एडवांटेज क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल अप्लाई करके एंटायर चिप को नहीं इरेज किया जा सकता है. जो भी डिजायरेबल सेक्टर हो उसको हम इजीली इरेज कर सकते हैं. अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम हमारे पास प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाता है, लेकिन 10 मिनट भी बहुत होते हैं. 10 मिनट का टाइम लगता है, वहाँ 15 से 20 मिनट लग रहे थे, यहाँ 10 मिनट का टाइम लगता है. तो ठीक बात है, यहाँ पे 10 मिनट भी तो हमारे लिए आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा ही है. आज तो इतनी प्रोसेस फास्ट हो गई, तो इसको भी जनरली हम नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है. कंपेयर टू इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम और जो नेक्स्ट हमारे पास आएगी फ्लैश मेमोरी, इन दोनों में ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली होती है, कॉस्टलियर, ठीक है. तो इसको कम यूज़ करते हैं. लिखिए ज़रा प्लीज़. In this ROM memory, electrical signal is applied to erase the data. Here data is erased at sector level, not all the entire level. At the sector level, not all the entire level. Not at the entire level. The erasing process takes time about 10 minutes. It is costlier compared to EEPROM and flash memory. EEPROM and flash memory. ठीक है, दो हो गया हमारे पास. तीसरा हम देखेंगे फ्लैश मेमोरी के बारे में. तो नेक्स्ट हमारे पास फ्लैश मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं. फ्लैश मेमोरी में क्या होता है? फ्लैश मेमोरी में थियोरेटिकली बस आप ऐसा बोल सकते हो कि ये इरेजेबल है, रीप्रोग्रामेबल है, और यहाँ पे जो आप इरेजिंग प्रोसेस करते हो दोनों लेवल पे कर सकते हो. सेक्टर, किसी सेक्टर को हटाना हो या स्मॉल पोर्शन को, या एंटायर लेवल को हटाना हो, दोनों को इरेज किया जा सकता है, ठीक है. ये एडवांटेज है. दूसरा आपके पास क्या एडवांटेज है कि यहाँ पे जब आप रीप्रोग्रामेबल कर सकते हो तो इसको लगभग 1 मिलियन टाइम्स आप इसका यूज़ कर सकते हो. मतलब 1 मिलियन टाइम्स आप इसका डेटा इरेज कर सकते हो, उसको वापस रीप्रोग्राम कर सकते हो. ये इसका एडवांटेज है फ्लैश मेमोरी. तो दोनों प्रीवियस दोनों के कंपैरिजन में ये ज़्यादा हमारे पास यूजफुल है. और इरेजेबल किस सिग्नल के थ्रू होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल. तो लिख दीजिएगा प्लीज फर्स्ट पॉइंट, इट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एट
सेक्टर लेवल और एंटायर लेवल also it takes lesser time, जो प्रीवियस मेमोरी थी दोनों उससे कम टाइम चाहिए होता है, एंड इट इज रीप्रोग्रामेबल अबाउट 1 मिलियन टाइम्स, मतलब आप 1 मिलियन टाइम्स तक आप इसका वापस रीप्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो ये हो गई हमारे पास सेमी परमानेंट रोम, और रोम कंप्लीट हो गया। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कैश मेमोरी। ये आपने बहुत सुना होगा कैश मेमोरी, और सुना नहीं होगा तो देखा तो होगा ही, हालांकि हमें पता नहीं होता। आप जैसे मोबाइल क्लीनर करते हो ना, क्लीनर ऑप्शन आता है मोबाइल में, ठीक है, तो वहाँ पे कैश लिखा हुआ आता है कि कैश क्लियर कर दो। कैश क्लियर का क्या मतलब है, इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। जनरली कैश मेमोरी का नाम कैसे पड़ा और ये इसका यूज़ कहाँ है। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो एक्सटर्नल मेमोरी से डेटा लेता है या देता है, ठीक है। अब एक्सटर्नल मेमोरी से डेटा लेने के लिए इसको मान लो थोड़ा टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है, ऐसे समझ लीजिए। अब यहाँ पे क्या किया गया, एक स्मॉल सेमीकंडक्टर स्टैटिक रैम, स्मॉल सेमीकंडक्टर स्टैटिक रैम मेमोरी ऐड कर दी गई, जिसको बोलते हैं कैश मेमोरी। तो क्या होता है, कैश मेमोरी कैसे काम करती है। कैश मेमोरी ऐसे काम करती है, जब आप जैसे आप ऐसे एग्जांपल समझिए कि आप क्या करते हो, मोबाइल में कुछ टाइप करते हो ना, अगली बार जब वही सेम टाइप करोगे तो वो पहले से लिखा हुआ अवेलेबल होता है। जैसे कई बार क्या होता है, गूगल आपके इंटरेस्ट को जान लेता है या फेसबुक आपके इंटरेस्ट को जान लेता है। आप कुछ सर्च करते हो, कुछ कोई चीज़ देखते हो, तो फिर आपको वही वीडियोस उसी तरह के डेटा दिखने लग जाते हैं। तो कैश मेमोरी क्या होती है, कैश मेमोरी कुछ नहीं होती है कि आप जो सर्च कर रहे हो वो इंटरनली डेटा स्टोर करके रख लेता है कि हाँ ये पर्सन जो है ये डेटा सर्च कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर से एक्सटर्नल मेमोरी से कुछ डेटा लेते हैं, कोई वर्ड ट्रांसफ़र करते हैं। तो कैश मेमोरी में क्या होता है कि सबसे पहले मान लो ये नई मेमोरी लगाई, ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर एक्सटर्नल मेमोरी में जाएगा, एक्सटर्नल मेमोरी से पूछेगा कि आपके पास जो वर्ड्स है वो डेटा मुझे ट्रांसफ़र कर लो। तो कैश मेमोरी क्या कर लेता है, उन वर्ड्स को स्टोर कर लेता है और उसको किसको प्रोवाइड कर देता है, माइक्रो प्रोसेसर को। अगली बार फिर वही डेटा चाहिए तो माइक्रो प्रोसेसर पहले कैश मेमोरी से पूछेगा कि आपके पास अवेलेबल है, तो वो बोलेगा हाँ ठीक है, ये तो आप पहले भी ले गए थे, तो आप मेरे से वापस लेके चले जाओ, मेमोरी तक जाने की जरूरत ही नहीं। तो इसका मतलब इसमें जब लगभग 10 नैनो सेकेंड का टाइम लगता है, इसका मतलब ये हो गया कि आपकी प्रोसेसिंग स्पीड जो होगी बहुत फास्ट हो गई। तो कैश मेमोरी कुछ नहीं होता कि जो आपने पहले से वर्ड टाइप किए हैं या पहले से जो मेंशन कर रखा है वही चीज़ आपके पास फटाफट अवेलेबल होती है। आप जैसे टाइपिंग करते हो व्हाट्सएप पे या कहीं पर भी, तो जो चीज़ आपने पहले लिख रखी है वो नीचे आ जाती है लिखी हुई, तो उसको आप सेलेक्ट करके फटाफट लिख सकते हो। तो ये कहाँ से आया, ये कहाँ डेटा स्टोर था, ये सारा ये कैश मेमोरी में स्टोर था। तो ये हमारे पास फास्ट मेमोरी होती है, फास्टेस्ट तो नहीं है, फास्टेस्ट तो हमारे पास सबसे लास्ट में रजिस्टर मेमोरी है, ये फास्ट मेमोरी होती है। ये क्या करती है, किस प्रिंसिपल पे काम कर रही है कि पहले जो डेटा था वो एक्सटर्नल मेमोरी से इसने स्टोर कर लिया, अगली बार जब भी माइक्रो प्रोसेसर वही डेटा मांगेगा तो हम प्रोवाइड कर देंगे 10 नैनो सेकंड में फटाफट, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि इस तरह से ये फास्ट प्रोसेस करती है, ठीक है। तो इसमें लिख दीजिएगा, इसकी जो यूनिट होती है वो हिट रेशियो के हिसाब से, इसकी जो परफॉर्मेंस चेक की जाती है किस रेशियो के हिसाब से, हिट रेशियो के हिसाब से। अब हिट रेशियो क्या होता है, हिट रेशियो आप ऐसा बोल सकते हो, हिट कुछ नहीं होता है, हेक्साडेसिमल डिजिट है। जैसे बिट क्या होता है, बाइनरी डिजिट, बिट क्या होता है, बाइनरी डिजिट, BIT बिट। तो हेक्साडेसिमल डिजिट क्या होगा, ITH, हिट। माइक्रो प्रोसेसर में हम हेक्साडेसिमल नंबर्स का यूज़ करते हैं। तो हिट रेशियो, अब हिट रेशियो का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि जितनी बार आप
किसी चीज़ को सर्च करते हो, जितनी ज़्यादा बार किसी चीज़ को सर्च करते हो उतना हिट रेशियो ज़्यादा होता है, मतलब इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, क्योंकि आपने पहले से सर्च कर रखा है। तो जितना ज़्यादा यूज़ करोगे आप इस कैश मेमोरी को, उतना अच्छा ये फंक्शन परफॉर्म करेगी। अगर नहीं है तो उसको पता चलेगा, जैसे कोई नया मोबाइल खरीदते हो तो मोबाइल को बेचारे को पता नहीं होता है कि यार ये क्या सर्च करता है, या फिर इसको क्या क्या आप डेटा स्टोर करना है, तो वो पहले से नहीं अवेलेबल होता है। लेकिन जितना ज़्यादा यूज़ करते हो उतना कैश मेमोरी की कैपेसिटी बढ़ जाती है, हिट रेशियो ज़्यादा हो जाता है, तो परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। तो डिपेंड करता है कि आप इसको ज़्यादा कितना यूज़ करते हो। लिखिएगा कैश मेमोरी में क्या होता है, लिखिएगा वन बाय वन। इट इज़ स्मॉल सेमीकंडक्टर स्टैटिक रैम डायग्राम बना लीजिएगा वीडियो पॉज करके। इट इज कनेक्टेड बिटवीन मेन मेमोरी एंड प्रोसेसर So इसमें आगे लिखिएगा, when we require some data then microprocessor first search in the cache memory, then if this data is available in the cache memory, it is transferred to microprocessor directly, and this transfer takes less time, about 10 nanosecond. But if this data is not available in the cache memory, then this cache memory will take the data from external memory and transfer to the microprocessor. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखियो, cache memory performance is decided by the hit ratio. More we use this memory, more will be faster operation and hit ratio and higher hit ratio. हिट रेशियो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया कैश मेमोरी। अब क्या होता है, हमारे पास अगली मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर मेमोरी। इट इज़ द मोस्ट फास्टेस्ट मेमोरी। कौन सी मेमोरी है, रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी आपको बताया है, हमने डिस्कस किया है। जैसे माइक्रो प्रोसेसर के रेस्पेक्ट में क्या बोले, माइक्रो प्रोसेसर के रेस्पेक्ट में हम ABCD HL ये 8 बिट रजिस्टर्स हम यूज़ करते हैं। तो इंटरनली जब इनको यूज़ किया जाता है तो प्रोसेस कितना फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है। हमें डेटा को, इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए हमेशा प्रोग्रामर जो है इन रजिस्टर्स का यूज़ करता है। तो रजिस्टर मेमोरी जो इंटरनली अवेलेबल मेमोरी होती है, जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करती है, इट इज़ द मोस्ट फास्टेस्ट मेमोरी। लेकिन इसका जो साइज़ होता है वो कम होता है। क्या होता है, साइज़ कम होता है। आप ध्यान दीजिए प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास पिरामिड बन रहा है। क्या बन रहा है कि देखो, सबसे नीचे है सेकेंडरी मेमोरी स्पीड के मामले में, उसके ऊपर उससे ज़्यादा स्पीड किसकी होगी, प्राइम मेमोरी की। प्राइम मेमोरी मतलब रैम,
समझ रहे हैं आप, ये रोम, सॉरी रोम नहीं, प्राइम मेमोरी लिख सकते हो, सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे आपके पास है कैश मेमोरी, फोर्थ पे आपके पास रजिस्टर मेमोरी। आप जैसे जैसे हायर लेवल पे जाते जाओगे स्पीड बढ़ता जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, स्पीड प्लस कॉस्ट इंक्रीजेस, कॉस्ट इंक्रीजेस, ये ठीक है। कुल मिला के रजिस्टर, ये सेकेंडरी मेमोरी आपने देखा होगा, CD DVD बहुत सस्ते में मिल जाती है, 10-20 रुपए में मिल जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप हायर लेवल पे जाओगे उतना आपके पास प्रोसेस फास्ट होगा और कॉस्टिंग भी बढ़ती है। और साथ ही साथ और क्या देखा जाए, एक और पिरामिड आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। हाँ, एक बात ये है कि जैसे जैसे नीचे आओगे वैसे मेमोरी साइज इंक्रीज हो जाएगी, मेमोरी साइज, या फिर ऐसे बोलो जैसे जैसे ऊपर जाओगे मेमोरी साइज डिक्रीजेस। मेमोरी हाईएस्ट ज़्यादा किस में होती है, हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी में, उससे कम प्राइम मेमोरी में। जैसे आपने देखा होगा, आप एक्सटर्नली तो 128 GB तक का डेटा कनेक्ट कर सकते हो, 128 GB, या फिर मेमोरी कार्ड आजकल बहुत सारे आ जाते हैं, 1 TB 2 TB आपके पास एक्सटर्नल मेमोरी अवेलेबल होती है, तो वो तो बहुत हाई मेमोरी में होता है, ठीक है, बहुत हाई साइज में होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज साइज में होता है। तो लेकिन रैम आप जो यूज़ करते हो, आजकल 6 GB का मोबाइल आ रहा है, 6 GB रैम का आ रहा है, तो ये थोड़ा सा कम मेमोरी का है। कैश मेमोरी उससे थोड़ा कम साइज़ का, रजिस्टर मेमोरी उससे कम साइज़ का। माइक्रो प्रोसेसर के रेस्पेक्ट में बोला जाए तो 8 बिट के 6-7 रजिस्टर है, उनकी मदद से ही हम रजिस्टर मेमोरी बना रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास यहाँ से बनते हैं कि कौन सी मेमोरी फास्टेस्ट होती है। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर मेमोरी। कौन सी मेमोरी की सबसे हाईएस्ट कॉस्टिंग होती है, रजिस्टर मेमोरी की। सबसे साइज जो है कब से कम किसकी होती है, रजिस्टर मेमोरी की। या सबसे ज़्यादा साइज किसकी होती है, सेकेंडरी मेमोरी की। तो इस तरह से आप डेटा याद रख सकते हो। तो रजिस्टर मेमोरी में अलग से लिख दीजिएगा, द मेमोरी विच इज़ मेड इंटरनली बाय द with the help of registers. It is the fastest memory. It is the fastest memory to store the results. रजिस्टर मेमोरी में अलग से लिख दीजिएगा। तो ये हमारे पास जो पार्ट हुआ थ्योरेटिकली पार्ट हुआ। हमने ये समझा कि मेमोरी होती क्या है, वो कितने टाइप की होती है, प्राइम मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइम मेमोरी में रैम रोम दोनों हमने डिस्कस किया, सेकेंडरी मेमोरी में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास थ्योरेटिकली डिस्कस किया गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, मेमोरी को, मेन जो हमारा टॉपिक था इंटरफेसिंग पढ़ रहे थे, मेन टॉपिक क्या था, मेमोरी को और इनपुट आउटपुट डिवाइस को कैसे माइक्रो प्रोसेसर से इंटरफेस करते हैं। डायरेक्ट वायर जोड़ के तो नहीं करते, वहाँ पर कुछ ना कुछ इंटरफेसिंग सर्किट या लॉजिक सर्किट डिज़ाइन किया जाता है, डिकोडर्स की मदद से डिज़ाइन किया जाता है। वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये थ्योरेटिकली लिख दीजिएगा पहले।